सो टेंजिबल एसेट की हमेशा से ना वैल्यू बढ़ी रही है, इसीलिए गोल्ड एक टेंजिबल एसेट है। लोग पहन के दे फील हैप्पी, दे फील प्राइड। सेम विद द प्रॉपर्टी, लोगों को दिखता है बड़ा बड़ा कि मकान बड़ा, दुकान बड़ी, एक्स बड़ा, प्रॉपर्टी बड़ी। अगर मैंने यही 20 साल पहले, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, हमने 20 साल पहले निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करा, सो दैट मीन्स समवेयर अबाउट इजी 60 लाख रुपीस का डिफरेंस आया। वेलकम बैक टू इंस्पायर नाउ, जहाँ पे हम आपकी वेल्थ बिल्डिंग में सहायता करते हैं और जहाँ पे हम आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं। हाय, आई एम राधिका। आई एम सूरज। और आज का टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरा। विच वन इज बेटर, रियल एस्टेट और स्टॉक्स? सूरज, इज नॉट इंटरेस्टिंग, इट्स द ओनली इंटरेस्टिंग थिंग इन योर लाइफ, रियल एस्टेट और स्टॉक्स। Yeah, but my everything relates to this only. I know. And it revolves around this. This is all you talk about. Yeah, I love this topic. So what's bad in it? One should learn, one should compare it. Every day you should think which is better. आप अपनी पुरानी कोई भी प्रॉपर्टी लीजिए, आप उस पर बैक कैलकुलेशन करके देखिए उसके क्या रिटर्न्स हैं, आपके बिजनेस के क्या रिटर्न्स हैं और स्टॉक्स के क्या रिटर्न्स हैं। आपको एट द एंड तो पैसे कमाने से मतलब है। बिल्कुल, ग्रोथ किस में ज़्यादा है, आपका पैसा कहाँ ज़्यादा बन रहा है, यही तो हमारा काम है। Absolutely. So this is my favorite topic. I always talk about it. So, हमारे जनरली बेसिकली इंडियन सोसाइटी में बोला जाता है कि आप सक्सेसफुल कैसे हो? अपना घर है क्या आपके पास? क्या इधर उधर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा हुआ है? हाँ. कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है? हाँ. So जनरली हमारा माइंडसेट किस उसमें दौड़ता है that अगर यू आर वेल्दी ओनली बाय सीइंग कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है। बट आई थिंक राधिका, उसमें हमारे इंडियन साइकोलॉजी में इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि लोगों को जो दिखता है वो उनको सेटिस्फाई करता है, वो उनको एक सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ यार इसके पास टेंजिबल एसेट है। सो टेंजिबल एसेट की हमेशा से ना वैल्यू बढ़ी रही है, इसीलिए गोल्ड एक टेंजिबल एसेट है। लोग पहन के दे फील हैप्पी, दे फील प्राइड। सेम विद द प्रॉपर्टी, लोगों को दिखता है बड़ा बड़ा कि मकान बड़ा, दुकान बड़ी, एक्स बड़ा, प्रॉपर्टी बड़ी। सो दे फील प्राइड। बड़े ऑफिसेज, Yeah. ज़्यादा रेंट। यस, बट ऑन द अदर हैंड अब आज की डेट में जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, और आज से क्या पहले भी लोगों को एक टेंजिबल एसेट संभालने में भी एक एक्सपेंसेस हैं, एक फीस इन्वॉल्व है, मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ता है। एक प्रॉपर्टी एक टेक केयर मांगती है, आपका टाइम मांगती है, आपके एफर्ट्स मांगती हैं। बट क्या वो एफर्ट्स करने की रिटर्न उतनी बेटर है? लेट्स फाइंड आउट। ये सोचना मुझे बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, लेट्स फाइंड आउट। एज वी नो दैट हम हर चीज एग्जाम्पल के साथ करेंगे, रिटर्न्स के साथ आपको समझाएंगे कि कितने में कितनी रिटर्न आएगी, कितने साल में कितनी रिटर्न आएगी, एंड लेट्स कंपेयर रियल एस्टेट विद स्टॉक मार्केट। यस, टुडे इज द best thing. I love it. I am sure. So again, I'm going to give you 20 lakh rupees. Same. Right? So you invest in real estate, Mm-hmm. and as always, I'm going to invest in stock market. पहले तो 20 लाख रुपए में कौन सी प्रॉपर्टी आती है आजकल, मुझे भी बताओ। That's true. बड़ा Just आती a है। big example. Okay. So मैंने आपको दिए 20 लाख रुपए, आपके पास है 20 लाख रुपए, और आप उसको एक मेट्रो सिटी के अंदर, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, इसके अंदर आप इन्वेस्ट करके, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आप पैसे कमाना चाहते हैं। सो हाउ विल यू डू इट? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल कंसिडर, एंड कौन से ऐसे रिस्क इन्वॉल्व हैं जो आपको पहले देखने पड़ेंगे? सबसे पहले तो रिस्क इन्वॉल्व की तो बात ये है कि मेरे को सबसे पहले तो इस बजट में लोकेशन देखनी पड़ेगी कि मुझे आएगा क्या। That's very important. अगर मैं प्रॉपर्टी में, लोकेशन भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मेरे पास बजट कम है तो मुझे लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर मैं लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे सीधा सीधा रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। इसका मतलब मेरी बहुत बढ़िया रिटर्न नहीं बनने वाली क्योंकि मेरी लोकेशन ही एवरेज है। दूसरी चीज़, इसमें हर चीज़ में एक फ़ीस इन्वॉल्व है। पहली चीज़, आप 7 to 8% तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी ले जाती है गवर्नमेंट। आप पहले दिन रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो, आपकी स्टैम्प ड्यूटी ले गई। 1% आपका मिनिमम कमीशन साइड हो जाता है। उसके बाद जो भी प्रॉफिटेबल है वो हाईली टैक्सेबल है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी हाई, आपको जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स यू हैव टू पे एवरी ईयर। उसके अगेंस्ट में बेनिफिट्स क्या हैं? आपकी रिटर्न, जो भी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन होगी,
दूसरी उसमें बेनिफिट क्या है, दैट इज रेंटल इनकम विच वेरीज फ्रॉम 2 to 3%। ठीक है। सो इन ऑल जब मैंने पुरानी प्रॉपर्टीज को अपनी इंडिविजुअल को मैंने कंपैरिजन करता हूँ तो मेरे को रिटर्न निकल के आए विच कम्स अराउंड 10% to 12% के बीच में, एंड कुछ प्रॉपर्टीज में निकल के आई 6 से 10%। सो सेम पॉइंट कम्स हियर, तो लोकेशन वाइज जो मेरी 19 थी प्रॉपर्टी की रिटर्न भी 19 आई, जो मेरी बेटर थी उनकी मुझे रिटर्न भी बेटर आई। So average about 8 to 10% की Long एवरेज है लॉन्ग टर्म। एंड प्रॉपर्टीज में वी कैन ओनली थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, वी कैन नॉट कैलकुलेट इन शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जांपल अब यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लास्ट 3 साल में तो प्रॉपर्टी डबल हो गई, एग्रीड। क्या वो हर 3 साल में डबल होगी, या वो पिछले 20 साल में भी हर 3 साल में डबल होती आ रही है? सो यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकली आपको जो कैलकुलेशन लेनी पड़ेगी, यू हैव टू टेक इट फॉर मिनिमम 10 to 15 ईयर्स। तभी तो आप कंपैरिजन करोगे इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या। हम दोनों चीजों को लॉन्ग टर्म कंपैरिजन कर रहे हैं, स्टॉक्स को भी लॉन्ग टर्म ही कंपैरिजन कर रहे हैं और प्रॉपर्टी को भी लॉन्ग टर्म कंपैरिजन कर रहे हैं। सो 8 to 10% की रिटर्न आई, 2 से 3% का रिटर्न रेंटल इनकम आती है अगर आप उसको रेंट कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ यूज कर रहे हो सो देयर इज नो रेंटल रेट, बट एप्रिसिएशन 10 से 12% है ऑन एन एवरेज। अब सेम चीज आप स्टॉक्स में कंपैरिजन कर लो, अगर आप 20 लाख रुपए स्टॉक में लगाते हो तो क्या रिटर्न आएगी आप बताओ। सो अगर हम बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की, और अगर हम 15 से 20 साल का डेटा निकालें, सो उसमें इजी रिटर्न इज 12 to 14%। ओके। नाउ अगर मैंने यही 20 साल पहले, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, हमने 20 साल पहले निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करा, ओनली इंडेक्स फंड जिसके अंदर मैं बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं करी हूँ उस पोर्टफोलियो के अंदर, कोई बहुत ज्यादा स्टॉक्स में वेरिएशन नहीं आ रही है, सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स ETF ले लिया मैंने 20 लाख रुपए का। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं बिल्कुल 12% बेसिक रिटर्न भी देखूं, 14% पे अभी मैं नहीं जा रही हूँ। सो 12% के अकॉर्डिंग मेरी जो इस टाइम रिटर्न होगी, इस टाइम एट द मोमेंट मेरे हैंड में 1.92 करोड़ रुपीस होंगे। और अगर हम प्रॉपर्टी का लेते हैं तो प्रॉपर्टी में सेम 10% की रिटर्न आई, सो वी लैग फ्रॉम 3% हियर। सो दैट मींस समवेयर अबाउट इजी 60 लाख रुपीस का डिफरेंस आया। और एक चीज और है, इसमें हिडन कॉस्ट जो होते हैं वो इसमें ज्यादा है प्रॉपर्टी में। राइट। जैसे आप मैंने बताया स्टैम्प ड्यूटी, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रजिस्ट्रेशन। दूसरी चीज क्या है कि लॉन्ग टर्म में इसको बेचना भी बड़ा मुश्किल है, कई लिक्विडिटी इशू है। आपको किसी को लगता है यार क्या प्रॉपर्टी में क्या लिक्विडिटी इशू है, आप हर तीसरे बंदे से पूछोगे तो कहेगा यार मेरी वो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, मेरी वो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, वो बेच दो वो बेच दो। आप किसी से पूछो तो सही जो प्रॉपर्टी करने वाला है। वेयरएज यहाँ पे इट्स एब्सोल्युटली उल्टा that आपको you just a few clicks away, yes, आपके and you have the entire money to yourself. It's easy to cash. चाहे आप पार्ट में करना चाहें, आपको पार्ट इन्वेस्टमेंट अपनी वापस लेनी है, या आपको अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट वापस लेनी है, या आपको सिर्फ अपना प्रॉफिट निकालना है उसके अंदर से, इजीली डूएबल। ऑल अकॉर्डिंग टू यू, ऑल अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल मुझे कल पैसे चाहिए तो आई विल हैव दैट मनी टुमारो इन माय बैंक अकाउंट। So that's the magic of investing in stocks. And most important इसकी ये यहीं पे खत्म नहीं होता राधिका। आप फॉर एग्जांपल दोनों चीज से एग्जिट लेते हो। हाँ जी। आप प्रॉपर्टी से भी एग्जिट लेते हो, आप स्टॉक के अपने पोर्टफोलियो से भी एग्जिट लेते हो। The main thing. So comes that taxes. प्रॉपर्टी में there is 30% tax long term, आपका इंडेक्स वैल्यू का कटा के, which comes around 20-25% के बीच में आके बैठता है in a longer term. And stocks is flat 10% long-term tax, which is great. So you end of the result you're already making money in it. So basically आपका जो इनिशियल अमाउंट भी जितना भी बड़ा है वो आपको पूरा मिलता है, प्लस जो टैक्स कटा that is purely 50% less, half of what you're paying in properties. Yes. So any which ways आप इस प्रॉपर्टी एंड स्टॉक्स में तो heads down, stocks will always win. And most important thing is कि अगर आप लॉन्ग टर्म, मैं एक बहुत एक एग्जांपल को अपने दिमाग में रखता हूँ, हमेशा सोचता हूँ। मैंने एक 20 लाख का फ्लैट ले लिया, मैंने 20 लाख रुपए स्टॉक में डाल दिया,
आज से छोड़ो, हम 15 साल 10 साल की भूल जाओ, हम कहते हैं कि क्या मेरी नेक्स्ट जनरेशन को इसमें क्या मिलेगा। प्रॉपर्टी बंदा यही बनाता ना कि मैं अपनी पीढ़ी के लिए छोड़ जाऊंगा, मेरे नेक्स्ट फैमिली के लिए मेरा ये फ्लैट पड़ा रहेगा, बच्चे भोगेंगे, बच्चे एंजॉय करेंगे, उनके लिए एसेट है। ठीक है, क्या वो एसेट 100 करोड़, क्या वो एसेट 1000 करोड़ की हो सकती है? आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही छीन लिया। यस, एक्चुअली मैं यही बारे में बात करना चाह रही थी दैट आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, क्या वो प्रॉपर्टी कभी 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी क्या वो 100 करोड़ रुपए हो जाएगी? और यही ऑन द अदर हैंड, क्या 20 लाख के शेयर कभी 100 करोड़ के होंगे? सो हियर स्टॉक में द आंसर इज यस, बिकॉज कंपाउंडिंग कभी रुकेगी ही नहीं। कंपाउंडिंग विल ऑलवेज प्रूव इटसेल्फ। यस, Whereas on the other hand, in real estate यस, इतनी ज्यादा कंपाउंडिंग नहीं नहीं होती। बढ़ता है सेक्टर, नो डाउट अबाउट इट, बट एक पॉइंट के बाद आके ना राधिका, वो सिर्फ आपको इन्फ्लेशन को ही मैच करता है। स्टैग्नेंट हो जाता है। यस, स्टैग्नेंट। और stagnant. दूसरा साइज, आज की डेट में 20 लाख में आपको मिलेगा क्या? 2 कमरे का भी फ्लैट नहीं ले सकते आप। तो आप 2 कमरे के फ्लैट को कितना अप्रिशिएट कर लोगे, किस लेवल तक ले जा पाओगे? और शफलिंग करना हर एक के बस की नहीं है, और जरूरी नहीं है कि हर बार आपको टाइटल क्लियर अच्छी चीज मिल जाएगी। आप उसमें 10-20 जगह में कहीं तो फंसोगे, आपको एग्जिट ही नहीं मिलेगा। आप सोचोगे स्टॉक में अगर कहीं फंस भी गए, कोई आपने गलत कंपनी ले भी ली, स्विच स्विच ओवर कर लिया, एटलीस्ट यू हैव एन एग्जिट। सो एग्जिट है। एग्जिट। सो सूरज, ऐसे ऐसे कुछ हिडन कॉस्ट्स भी होते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं, हिडन कॉस्ट होते हैं स्टॉक्स के। रियल, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट एट द मोमेंट, दैट ऐसे कौन से रियल एस्टेट की हिडन कॉस्ट हैं या ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं या रिस्क ऐसे वाले इन्वॉल्व हैं जो हमें पता होने चाहिए प्रॉपर्टीज में जाने से पहले? सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको सबसे पहले बताया लोकेशन, दूसरी चीज है उसका प्रॉपर्टी टाइटल। प्रॉपर्टी का टाइटल क्या है? व्हाट इज दैट? इंडिया में प्रॉपर्टी टाइटल इज अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है या नहीं है, कोई फैमिली डिस्प्यूट तो नहीं है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड तो नहीं है, कोई प्रॉपर्टी पे केस तो नहीं है, ये आपको लीगल कंप्लायंसेस सारी करानी पड़ेगी। प्लस कुछ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिसके अंदर आपकी एक्वायर नहीं कर सकते, फ्री होल्ड नहीं हो सकते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तीसरी चीज, आप जिससे ले रहे हो कि वो कितना रिलायबल है। फॉर एग्जांपल आप किसी बिल्डर से ले रहे हो, पीछे कितने सारे ऐसे बिल्डर हैं 10-10 साल से फ्लैट्स जो हैं हैंड ओवर ही नहीं करें, नो पोजेशन। सो उनका लीगल डिस्प्यूट चला गया, पैसा तो आपका फंस गया, आप 30-30 साल तक केस लड़ रहे हो। सो आपने 20 लाख रुपए लगा के अपनी टेंशन गले मोड़ ली। सो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़, आप जहाँ ले रहे हो वो बिल्डर भी रिलायबल हो, पेपर्स भी ओके हों और लोकेशन भी ठीक हो। उसके बाद आप देखो क्या कंपैरेटिवली प्राइजेज एरिया का वो आप मैच कर रहे हो या आप ले ही महंगी रहे हो। बहुत सारे डीलर्स या प्रॉपर्टी में बहुत कॉमन चीज़ है कि हमेशा कट रख के आपको चीज़ देते हैं। सो आपको मार्केट भी ट्राई करनी पड़ेगी। आपको मार्केट सर्वे कर लिया, अगर ये सारे चैप्टर्स ठीक हो गए तो उसके बाद आपकी स्टैम्प ड्यूटी, आपकी रेनोवेशन कॉस्ट, अगर आप रॉ प्रॉपर्टी ले रहे हो उसमें पैसा लगेगा। अगर आपने 20 लाख की प्रॉपर्टी ले ली और उसमें भी कम से कम आपको रहने लायक करने के लिए फिर 2 लाख रुपए लगाना पड़ेगा ताकि कंप्लीटली आप कम से कम उसको लीज आउट या यूजेबल कर पाओ, प्लस मेंटेनेंस। तो पहले दिन आपने 10-12% का से लेके 20% तक का प्रॉपर्टी में खर्चा डाल दिया। सो साल भर तो आपको प्रॉपर्टी कोई रिटर्न नहीं देगी, साल से 2 साल आपकी प्रॉपर्टी के पहले दिन खा जाती है। उसके बाद आप 2 साल बाद उससे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो रिटर्न हमने बताई है आप लॉन्ग टर्म में आप कैलकुलेट करोगे यही रिटर्न बैठेगी। सबसे अच्छा तरीका है ना, आप अपने आज ही आप बैठ के सबसे पहले आप अपनी बैक कैलकुलेशन कीजिए। मैं हमेशा करता हूँ। सो आई सेट एवरी टाइम, ऐसी मैंने प्रॉपर्टी कितने के लिए, इवन मेरे ग्रैंडफादर ने भी जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो कितने की खरीदी है, वो आज कितने की है। सो बैक कैलकुलेशन में ROI क्या बैठ रही है। सो बहुत ह्यूजली बेस्ट प्रॉपर्टीज की जो ROI बैठती है दैट कम्स टू 14%, which is a big difference gap। अब उसमें हम कहते हैं हमारे को रेंटल मिलता है जी, हम बड़े खुश हैं। स्टॉक में डिविडेंड मिलता है ना, ले लो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड स्टॉक में भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। हमारे इकोनॉमिक शॉक्स आते हैं, समटाइम ग्लोबल मार्केट्स टूटती हैं, नॉर्मल इकोनॉमी शिफ्ट आते हैं, बिल्कुल आता है। सो वो भी आपको गुड 1.5 से 2 साल के बीच में शॉक दे जाते हैं, जिसके अंदर आपके स्टॉक स्टैग्नेट हो जाते हैं, समटाइम कोई सेक्टर स्टैग्नेट हो जाते हैं। अब एट द मोमेंट IT सेक्टर पिछले कितने सालों से स्टैग्नेट पड़ा है, बट दिस डज नॉट मीन कि आप इसमें शिफ्ट नहीं ला सकते।
सो अगर हमारा एक सेक्टर नहीं चल रहा है पिछले 1 साल से, सो वी कैन शिफ्ट इट टू सम अदर सेक्टर. डाइवर्सिफिकेशन, आप कितने स्टॉक्स में बांट दो. करेक्ट. या आपने सिर्फ इंडेक्स फंड में जाके डाल दिया, या आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में डाल दिया, दैट्स योर SIPs, राइट. सो उसके अंदर रिस्क थोड़ा लो हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, बट लो रहता है. बट ऑन द अदर हैंड रियल एस्टेट में आप ऐसे प्रॉपर्टी शिफ्ट नहीं कर सकते दैट आज ये प्रॉपर्टी नहीं चल रही, निकाल के दूसरी प्रॉपर्टी में डाल दो. एंड इंस्टेंटली यू कांट डू दिस. प्लस एक ना मेरे को लगता है कि इसमें साइकोलॉजी का बड़ा डिफरेंस है कि कोई बंदा अपने पोर्टफोलियो को रेड में देखना पेशेंस नहीं रख पाता कि यार वो रेड में है, वो डाउन जा रहा है, और वो एकदम अप भी जाता है तो दे फील वेरी हैप्पी, यार इसको तो कैश कर लेते हैं, छोड़ो. ये सबसे बड़ा माइनस हमारे साथ भी हुआ है, मैंने खुद करा है. इसका कंट्रोल और साइकोलॉजिकल बैलेंस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेयर एज प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता. सो बहुत सारे लोगों को इसलिए प्रॉपर्टी ज्यादा पसंद है क्योंकि उनको ऐसा शिफ्ट नहीं हो रहा एकदम, क्योंकि वो पीस ऑफ माइंड है. या सो ऑन द अदर हैंड टैंजिबल है ना, टैंजिबल एसेट है, Feel- you can use it, you can touch it, you can live in. So it's a tangible asset. तो बंदा खुश होता है कि यार कुछ नहीं करा तो कम से कम मैं यूज तो कर ही रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है दैट एक अगर आपके पास टाइम है, you're young enough, you're in your 20s and you have good 20-25 years to relax and make your money grow, then stock market is really good for you. आप उसमें पेशेंस है, you can sit back आराम से, let your money grow, let your money talk for yourself. And specifically if आपकी priority है कि liquidity होनी चाहिए, then yes of course again stock market is for you. But अगर आपको लगता है कि patience, you don't have that patience, और जैसे आपने बताया कि वो दुग नहीं चाहिए कि अरे ये स्टॉक तो इतना गिर गया, हम रोज उठा के देख रहे हैं ये स्टॉक इतना गिर गया, अब तो इतना लॉस में आ गया मैं, या लेफ्ट राइट. सो फॉर दैट इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड एंड रिलैक्समेंट and have a low level of stress, तो real estate yes of course is good for you. मेरी इसमें बड़ी प्रैक्टिकल जो मैंने अपने पे आजमाया, मेरी वही सजेशन है सबके लिए. मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग में अगर आप 20 साल से शुरू कर रहे हो, कोई भी नौकरी ये काम कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले अपना स्टॉक्स का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग इनफ बनाओ. स्टॉक्स का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग इनफ बनाने के बाद अपनी ज़रूरत की जितनी चाहिए उतनी प्रॉपर्टी खरीदो. फॉर एग्जांपल आपको एक टाइम के बाद 15 साल की इन्वेस्टिंग एंड काम करने के बाद आपको चाहिए कि हाँ मेरे को टेंजिबली भी फील करना है कि मेरे पास यार ये भी तो है, देन यू बाय होम. अपने पैसों से खरीदो, आपको सेटिस्फैक्शन भी रहेगी, बट ओवर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स में मत जाओ. स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहो, यूजेबल एसेट्स खरीदो एंड एंजॉय इट. एंड स्टॉक के पैसे बिजनेस से लाइए. सो बिजनेस विल गिव यू मनी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड that investment multiplication will give you money for your real estate. Yes. So you fill in all 3 gaps कि आप entrepreneurship में भी आए, entrepreneur से आप एक investor बने, and investor से आपने अपनी legacy forward करनी start करी through real estate. So that's how I think according to me is the correct path to become a millionaire, to become a wealthy person, right? So कैन वी आस्क आवर व्यूअर्स प्लीज कि आप कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है विच पाथ इज बेटर फॉर यू, या आपको कौन सा पाथ ज्यादा सूट करता है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, SIPs, या आपके बिजनेस और योर रियल एस्टेट, विच वर्क्स फॉर यू वेल. आज मेरी तरफ से भी एक टास्क है. मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करें कि आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी की ROI कितने साल में कितने % है. Alright, that sounds very interesting. Till then, keep investing, dream big, and keep inspiring. If you really like this episode, please follow, like, and share. Inspire now. Thank you for watching.